जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तथा खासकर यूपी टेट के लिए कुछ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं पर आधारित हैं और आने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति की है, तो वह है महादेवी वर्मा। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना और मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक मिलती है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन, साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। अमरता उसमें मानती है जो मरण का त्यौहार है, तो अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इस भाषा में किया है। उन्होंने अमर लोगों या अमरों के लोक की कामना नहीं की, क्योंकि वे मिटने में अधिक विश्वास रखती हैं। आगे देखते हैं, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य कहकर छायावाद का विरोध किसने किया है, तो उसको विरोध किया है महादेवी वर्मा ने। छायावादी समीक्षा में विवेचन करते महादेवी वर्मा ने कहा कि छायावाद की स्थूल की प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद स्थूल की प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़गत अध्यात्म या वर्ग सिद्धांतों का चयन न देकर हमें समिष्टगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य की ओर जागरूक किया था। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का राग न कहकर छायावाद का विरोध किया था। आगे देखते हैं, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। क्या था? स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध एक बहुत बड़ा कदम था। तो यहाँ देखते हैं कि सामंती मर्यादा क्या है। तो छायावाद जो है जब आया तो व्यक्ति विशेष पर चर्चा करने लगा, स्त्रियों की स्वतंत्रता की चर्चा करने लगा। तो जब सामंती जो मर्यादाएं थी, जो पुरानी रूढ़ियाँ थी, पुराने बात व्यवहार थे कि स्त्रियों के साथ जो पुराना चाल ढाल या रूढ़ बातें ढाकी गई थी, उसका विरोध हुआ था छायावाद में। तो यही सामंती मर्यादा है। तो प्रश्न है यहाँ कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन किस आलोचक का था या किस आलोचक का है, तो वह है डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने व्यक्ति की स्वतंत्रता में सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम कहा था। नामवर सिंह हिंदी आलोचक के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली यह कथन किसका है। मैं नीर भरी दुख की बदली यह कथन किसका है, तो यह कथन है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा दुखवाद किसका? दुखवाद की सीमा में सामाजिक कल्याण की भावना से संपृक्त थी और अपने पूरे जीवन में नीर भरी दुख की बदली से करती रही उसकी तुलना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कामायनी एक पुनर्विचार कृति किसका प्रकाशन है। कामायनी एक पुनर्विचार कृति किसका प्रकाशन है या इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। तो कामायनी एक पुनर्विचार जो कृति है यह गजानन माधव मुक्तिबोध की है और यह 1961 में प्रकाशित हुई थी। 1961 में यह प्रकाशित हुई थी और यह गजानन माधव मुक्तिबोध की है। इसमें फैटेंसी काव्य इन्होंने माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो वह है महादेवी वर्मा। जिस प्रकार स्वयं मीरा ने स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था और उनके प्रेम में जितने विरह और दुख सहे उन्होंने, ठीक उसी तरह का समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में है। अतः महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला ने उनके बारे में एक बार कहा था, उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को देखते हुए उन्होंने लिखा, हिंदी के विशाल मंदिर में सरस्वती कहकर उन्हें संबोधित किया था। आगे देखते हैं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति भी महादेवी वर्मा की ही है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह महादेवी वर्मा की पंक्ति जो है दुविधा नामक शीर्षक से
ली गई है। किस शीर्षक से? दुविधा नामक शीर्षक से ली गई है। महादेवी वर्मा अपनी कविता में माध्यम से इसको पूरी तरह गीत बनाया था। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा का के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत की विभिन्नताओं पर या भिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? तो वह है सप्तपर्णा। कौन सी? सप्तपर्णा काव्य संग्रह जो है वैदिक संस्कृत पर आधारित है। आगे देखते हैं, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सबसे अधिक प्रभाव है? निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सबसे अधिक प्रभाव है? तो वह कृतिवास रामायण की। कृतिवास रामायण के आधार पर ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति की पूजा मिथक काव्य की रचना की थी। और कृतिवास बंगाल के लोकप्रिय कवि थे और निराला जी भी बंगाल के ही थे। और निराला जी के इनके जो रामायण कथा में परिवर्तन तो नहीं किया है, लेकिन राम के चरित्र को मनुष्य के चरित्र के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया है। और भारतीय दर्शन का इनकी कविताओं पर गहरा प्रभाव है। लंका कांड के कथानक को लेकर जो लिखी गई यह लंबी कविता है, इसमें अपने आप में एक सर्जक और निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। यह राम कथा कम निराला के रचनात्मक संशय संग्रह और आत्म बलिदान की कहानी है। जिस तरह से उन्होंने जीवन में संघर्ष झेला, उस पूरे संघर्ष को निराला ने राम की शक्ति पूजा में लिखाया। आप देखेंगे कि सरोज स्मृति में जो करुणा उनके हृदय से फूट के निकली है और जिस प्रकार वे विफल हुए हैं एक पिता का फर्ज अदा करने में, वह भी राम की शक्ति पूजा में मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यह रहा कि राम की शक्ति पूजा में भगवान राम का नाम तो भले निराला ने लिया है, लेकिन अपने संपूर्ण जीवन के संघर्ष को ही उन्होंने लिख डाला है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत कम मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पंत की रचनाओं में वीणा और पल्लव में दोनों में अंग्रेजी कविताओं के भाव बहुत लाक्षणिक प्रयोग में बहुत मिलते हैं। आगे देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुमित्रा नंदन का जन्म स्थान जो है उत्तराखंड के कसौनी, ठीक है, उत्तराखंड के कसौनी जो वर्तमान में अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है। किसमें? अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है। कसौनी नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। सन 1900 ईस्वी में। और 1977 में इलाहाबाद के प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी प्रयागराज में। तुम वहन कर सको जन में मेरे, विचारवाणी मेरी चाहे, तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंक्ति किस कृति से उद्धृत की गई हैं? तो वह है युगांत। कौन सी है? युगांत। युगांत पंक्ति से कविता ली गई। युगांत इनकी पहली कविता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो वह है लोकायतन, ठीक है। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा एक रचित महाकाव्य है जो 1964 के में लिखा गया था, ठीक है। 1964 में प्रकाशित हुआ था। यह 2 खंडों में है। इसमें बाह्य परिवेश में अंतः चेतना है और दूसरे में भारतीय जीवन की स्वाधीनता से पूर्व पश्चात जीवन गाथा का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो वह है लोकायतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो वह है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के लेखक पंत हैं। बचपन का नाम पंत का गोसाई दत्त था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंत को उनकी किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पंत को उनकी किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वह थी चिदंबरा। कौन थी? चिदंबरा
कृति के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिदंबरा के रचनाकार कौन हैं? तो वह हैं पंत। चिदंबरा के रचनाकार कौन हैं? तो पंत हैं। ठीक है, नेहरू पुरस्कार भी चिदंबरा के लिए ही उनको मिला था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकायतन किस विधा की रचना है? लोकायतन किस विधा की रचना है? तो लोकायतन जो है प्रबंध काव्य विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? तो वह है ग्रामीण परिवेश से। ग्राम्य नाम ही ग्रामीण से आता है, तो वह ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंत की पहली रचना है। पंत की पहली रचना कौन सी है? तो पंत की जो पहली रचना है वह है गिरजे का घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन भी सुमित्रानंदन पंत जी का ही है। इनमें से सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना नहीं है? तो वह है परिमिल। परिमिल सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, बल्कि यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? तो वह है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन, उनकी प्रसिद्ध जो कविता है परिवर्तन, उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? किस काव्य संकलन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? तो वह थी पल्लव। सुमित्रानंदन की सुप्रसिद्ध कविता जो परिवर्तन है, उनके काव्य संकलन पल्लव से सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं, तो वह कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया था। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत ने छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिसमें कला और बूढ़ा चाँद, रश्मिबंध, गीत हंस जैसी समिधता की रचनाओं पर अरविंद की छाप छोड़ जाते हैं। स्पष्ट छाप छूटती है अरविंद दर्शन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ था? तो वह थे सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यह तो सही है। पल्लव पंत की रचना है, यह भी सही है। लोकायतन काव्य की श्रेणी में आता है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, यह भी सही है। अभी पूछा गया ना कि लोकायतन किस श्रेणी में आता है? तो महाकाव्य की श्रेणी में। या सुमित्रानंदन पंत ने कौन सा महाकाव्य लिखा? तो लोकायतन लिखा। अब आता है, पंत भारतीय युग के कवि थे, तो यह सही नहीं है। पंत छायावादी युग के कवि थे, तो उसमें कौन सा कथन असत्य है? पंत भारतीय युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कवि कहा जाता है। पंत काव्य के प्रकृति के मनोरम रूपों का जो मधुर और सरस चित्रण मिलता है, आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास, जिनकी जो कविताओं में प्रकृति का मनोहर चित्रण विद्यमान है, इन्हीं कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव 1926 में लिखित इनकी कृति थी और लोकायतन की जो रचना हुई थी, लोकायतन की महाकाव्य की श्रेणी में 1928 में हुई थी, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि का कवि कहा जाता है? तो वह भी सुमित्रानंदन पंत ही हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस कविता को बाल कल्पना का
दुधमुहा प्रयास कहा है? तो वह है वीणा। वीणा को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। कृष्णदत्त पालीवाल नामक एक विद्वान हुए। वीणा पंत की प्रथम काव्यकृति है। इसका लेखन 1918 से 1919 के बीच जारी रहा और 1927 में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1927 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो वह रचना है सांध्य गीत। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, पंत की रचनाओं का प्रकाशन किस दृष्टि से सही क्रम में है? पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है। तो वह है पहला गुंजन, युगांत, ग्राम्य और लोकायतन। क्योंकि गुंजन की रचना 1932 में हुई थी और जो युगांत है, युगांत की रचना 1936 में हुई। कब हुई? 1936 में। साथ ही ग्राम्य की जो रचना हुई है 1940 में हुई है। कब हुई है? 1940 में। और लोकायतन की जो रचना हुई है अभी बताया गया कि 1964 में हुई है। तो यही सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में किसकी भूमिका छायावाद को का घोषणा पत्र कहा जाता है? निम्न में से किस पुस्तक को छायावाद की भूमिका का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो वह थी पल्लव। कौन थी? पल्लव। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है उसे छायावाद की भूमिका का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव की एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना कि पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कवि की भाषा के प्रयोग में कितनी जागरूकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो वह है पल्लव। प्रियप्रवास महाकाव्य है अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध का। प्रियप्रवास भी महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। तो बचता है पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है महाकाव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुरांश कविता के रचयिता कौन है? बुरांश कविता के रचयिता कौन है? तो वह है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कुमायूनी में केवल एक ही कविता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी थी और कुमायूनी के प्रसिद्ध कवि हीरा सिंह राणा ने अपनी पुस्तक बुरांश में कविता देते हुए वहाँ के जेवरों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, गीत गुंज नामक काव्य का संकलन किस कवि की रचना है? गीत गुंज नामक काव्य संकलन की रचना किस कवि की है? तो वह है महाप्राण निराला। किसका है? महाप्राण निराला की। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो वह है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण कहे जाते हैं। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए एक बेहतरीन प्रयास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।